Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another video lecture on the topic of bacteria. The introduction of chapter 6, Federal First Year. यहाँ पे बेसिकली चैप्टर 6 जो है वो इस वजह से स्टार्ट किया गया ताकि बैक्टीरिया से रिलेटेड कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन या क्यूरीज होती हैं सो इन लेक्चर्स को यूटिलाइज़ करके आप इजीली उनको समझ सकते हैं या एसोसिएटेड शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन नोट कर सकते हैं ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें फेडरल बोर्ड में। सो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो एंड तक कम्प्लीट देखें ताकि आपको समझ आ जाए इस टॉपिक से रिलेटेड हर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। हमने चैप्टर 6 जो है वो स्टार्ट करना है। मीन्स हम स्टार्ट करेंगे द वेरी बेसिक पॉइंट अबाउट द टेक्सोनॉमी ऑफ प्रोकैरियोट्स, यानी हमें ये समझ आनी चाहिए कि जो बैक्टीरिया होती हैं ये किस तरह से हमारी जो लाइफ होती है इसको इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। सो सबसे पहले हम टेक्सोनॉमी पर आ जाते हैं। 1969 में एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे रॉबर्ट विटेकर, जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था और उन्होंने जो एक बैक्टीरिया थे इनको प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक डिस्टिंक्शन की थी। फिर लाइन मार्गुलस और शवार्ट्ज ने 1999 में जो है किंगडम मोनेरा का स्टेटस दिया था बैक्टीरिया को। सो हम इसको जानते हैं किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स, किंगडम मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया 2 तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं। ये स्टेटमेंट्स आपने ज़रूर अंडरलाइन कर लेनी है क्योंकि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ में आ सकती हैं। इसके अलावा अगर हम बैक्टीरिया की फाइलोजेनेटिक पोजीशन की बात करते हैं तो फाइलोजेनेटिक बेसिकली 2 ग्रीक वर्ड फाइला मीन ट्राइब और जेनेटिक मीन्स बर्थ से होता है। यानी फाइलोजेनेटिक का मतलब ये होता है कि जब आप किसी ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशनरी रिलेटेडनेस या एंसेस्ट्रल हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं कि उसमें कितनी स्पीशीज़ हैं, कितनी पॉपुलेशन है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फाइलोजेनी के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। फाइलोजेनी में ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन और उसकी एवोल्यूशन डिस्कस की जाती है और दूसरी स्पीशीज़ के साथ जो है इसका एक रिलेशनशिप जो है वो देखा जाता है। सो अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, सो टर्म बैक्टीरिया जो है ये तमाम, पहले ऐसा होता था कि जितने भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए एक टर्म बैक्टीरिया यूटिलाइज़ की जाती थी कि ये सिंगल सेल प्रोकैरियोट है। लेकिन जैसे जैसे मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन की स्टडीज़ एडवांस हुई, लोगों को इस हवाले से ज़्यादा जो है अवेयरनेस हुई, तो फिर उस वजह से क्या हुआ कि 2 तरह की सेपरेट डोमेन्स बनाई गई ओरिजिनली, जिसमें नाम दिया जाता है यू बैक्टीरिया और आर्किया का। बेसिकली मैं आपको एक थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री समझा देती हूँ। सबसे पहले अर्लीस्ट जो ऑर्गेनिज़म थे वो आर्किया थे, ठीक है। आर्किया से आगे 2 तरह के ऑर्गेनिज़म जो हैं वो डाइवर्ट हुए थे। एक को हम नाम देते हैं यू बैक्टीरिया का और एक को हम नाम देते हैं यूकैरिया का, ठीक है। यूकैरिया से बाकी जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज़म्स हैं यानी एनिमल, प्लांट्स और फंजाई ये इवॉल्व हुए थे और यू बैक्टीरिया से फिर आगे बैक्टीरिया या फिर साइनोबैक्टीरिया जो हैं ये इवॉल्व हुए हैं। सो आपने ये याद रखना है कि आर्किया जो है, ठीक है, ये सब तमाम लाइफ फॉर्म्स के एंसेस्टर आर्किया हैं। इनसे 2 तरह के ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए थे, यू बैक्टीरिया यानी जिसमें हम बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया इंक्लूड करते हैं और यूकैरिया जिसमें सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनको हम यूकैरियोट्स कहते हैं। इसके बाद टोटल डोमेन्स कितनी हो गई? 3, ठीक है जी। अब आगे आते हैं तो हमने एक और चीज़ भी यहाँ पे देखी है कि जी 1977 में कार्ल लूज जो थे, कार्ल लूज जो ऐसे पर्सन थे जिन्होंने आर्किया के लिए सेपरेट लाइन एवोल्यूशनरी डिसेंट जो था ये बनाया। यानी इनको ये था कि बेसिकली इनके अंदर जो एक न्यू टेक्सोनॉमी है या फाइलोजेनेटिकली हम कहते हैं कि जो स्टडीज़ हैं या आरएनए की स्टडी से ये चीज़ पता चली कि बेसिकली इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है कि राइबोसोमल आरएनए काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से रिजेंबल करता है और मॉलिक्यूलर क्लॉक यानी राइबोसोमल आरएनए क्योंकि तमाम लाइफ फॉर्म्स के अंदर ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। सो इस वजह से इसको मॉलिक्यूलर क्लॉक कहते हैं क्योंकि इससे आसानी से आप फाइलोजेनीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं या आप लाइफ सिस्टम्स को पढ़ सकते हैं। सो अब हमारे पास 3 लाइफ डोमेन्स हैं, आर्किया जो कि एंसेस्ट्रल फॉर्म है, फिर उनसे यूकैरिया जिसमें सारे यूकैरियोट्स बने और यू बैक्टीरिया जिसमें बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया आते हैं। अगर हम बात करते हैं कि जो आज के मॉडर्न बैक्टीरिया हैं उनके एंसेस्टर कौन थे, तो वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म थे जो कि अर्थ पर इवॉल्व हुए थे उस वक्त, क्योंकि अर्थ की जो अपनी लाइफ हिस्ट्री है, अर्थ जो अपनी लाइफ दिखाता है तो वो 4 बिलियन ईयर्स की है और बैक्टीरिया इवॉल्व हुए थे 3 बिलियन ईयर्स, यानी पूरा 1 बिलियन ईयर लगा था अर्थ को एडेप्टेशन करते हुए कि अर्थ इतनी काबिल हो कि एटलीस्ट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया ग्रो कर सकें। सो 3 बिलियन ईयर्स अगो बैक्टीरिया जो है वहाँ पे इवॉल्व हुए थे। जीन सिक्वेंसेस की अगर हम बात करते हैं या फाइलोजेनेटिक स्टडीज़ की, तो ये ऐसी चीज़ें जिससे हमें ये पता चला है कि बेसिकली जो बैक्टीरिया थे इनकी एवोल्यूशन हुई है
ऑलमोस्ट हम कहते हैं कि आर्किया वॉज प्रोबेबली हाइपरथर्मिक दैट लिव्ड इन 2.5 बिलियन ईयर्स अगो, कि आर्किया जो थे ये ऑलमोस्ट 2.5 टू 3.2 बिलियन ईयर्स अगो जो है मौजूद थे। यानी इन तमाम स्टडीज़ को, चाहे आरएनए की स्टडीज़ हैं, अर्थ की जियोग्राफिक स्टडीज़ हैं, इनको अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ये पता चलता है कि जो बैक्टीरिया थे उनके जो एंसेस्टर हैं आर्किया, ठीक है, आर्किया बैक्टीरिया जो हैं ये ऑलमोस्ट 2.5 बिलियन ईयर्स से लेकर 3.2 बिलियन ईयर्स ओल्ड अर्थ की हिस्ट्री को जो है शो करते हैं। इससे हमें ये चीज़ पता चलती है कि जो अर्थ है एक तो वो बहुत ज़्यादा ओल्ड है, यानी हमारी सोच से भी ज़्यादा, और दूसरी बात ये है कि अगर आप बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं तो वो भी कोई मतलब आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि वो काफ़ी पुराने हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूँ कि जो आर्किया हैं, ठीक है, आपको मैं एक और चीज़ यहाँ पे एमसीक्यूज़ के हवाले से बता दूँ कि अगर आप बात करते हैं यू बैक्टीरिया की, ठीक है, तो यू बैक्टीरिया जो हैं ये ऑलमोस्ट, अगर हम इनकी एवोल्यूशन की बात करते हैं कि ये कब इवॉल्व हुए थे, जो कि हमसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। सो यू बैक्टीरिया जो हैं ये 3.5 बिलियन ईयर्स अगो इवॉल्व हुए थे। और अगर हम यूकैरिया की बात करते हैं तो ये ऑलमोस्ट जो है, अगर यूकैरिया की बात की जाए तो ये ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन ईयर्स अगो इवॉल्व हुए थे, ठीक है। तो आप ये यहाँ से देखें कि सबसे पहले क्या इवॉल्व हुए थे, आर्किया 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, सबसे पहले जो थे वो यू बैक्टीरियन से आए, जिनमें 3.5 बिलियन ईयर्स अगो का टाइम पीरियड मिलता है, और उसके काफ़ी हज़ारों सालों बाद जो है वो यूकैरियोट्स आए, यानी बैक्टीरिया इतने ज़्यादा पुराने हैं, ठीक है। तो हम आ जाते हैं द वेरी फर्स्ट एंसेस्टर यानी द वेरी फर्स्ट लाइफ फॉर्म आर्किया के ऊपर। जितने भी माइक्रोस्कोपिक आर्किया होती हैं इनको हम आर्कियो बैक्टीरिया कहते हैं। आर्किया का मतलब है एंशियंट, और ये एक ग्रीक वर्ड है, जी के का मतलब होता है ग्रीक वर्ड, ठीक है। सो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस में मौजूद होते हैं, बिल्कुल वैसी जैसे अर्थ की थी। इसका रीज़न ये है, आर्किया इस वजह से इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में होते हैं क्योंकि सबसे पहले जब आर्किया इवॉल्व हुए थे तो वो ऐसा टाइम पीरियड था कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जो है कार्बन डाइऑक्साइड थी एयर के अंदर, और एसिडिक इन्वायरमेंट थी, वाटर में एसिडिटी का लेवल बहुत ज़्यादा था और बहुत हाई टेम्परेचर था, मतलब बहुत सर्वाइव ही कोई नहीं कर सकता था, लेकिन आर्किया सर्वाइव कर गए। सो इस वजह से हम कहते हैं कि आर्किया एक्सट्रीम कंडीशन में ग्रो करते हैं, बिल्कुल वैसी जैसे अर्थ की जैसी थी। और इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला है कि ये अनयूजुअल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट हैं बाकियों से, इस वजह से इनकी एक अलग ही डोमेन है जिसको हम आर्किया डोमेन कहते हैं। अगर इनके यूनिफाइंग फ़ीचर्स की आप बात करते हैं तो सबसे पहली बात, इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उनमें अनयूजुअल लिपिड्स होते हैं, जो यानी सैचुरेटेड लिपिड्स जो होते हैं ना, इनके कंटेंट होता है, और ये हाई टेम्परेचर पर भी आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। हमने इनको अनयूजुअल क्यों कहा है, क्योंकि देखें जितने भी लाइफ फॉर्म है बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन तक, सबकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ना वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बनी होती है। सिर्फ आर्किया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सैचुरेटेड फैटी एसिड से बनी होती है ताकि हाई टेम्परेचर पर भी आसानी से सर्वाइव कर सकें। दूसरी बात कि अगर हम लिपिड ऑफ आर्किया की बात करते हैं तो इनके अंदर ग्लिसरॉल मौजूद होता है, ठीक है, जो कि इनमें ग्लिसरॉल मौजूद होता है जो लिंक्ड होता है ब्रांच चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन के साथ। तो अगर ग्लिसरॉल हाइड्रोकार्बन के साथ लिंक्ड है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इनके लिए कि ये हाई टेम्परेचर पर या एक्सट्रीम पीएच पर सर्वाइव कर सकते हैं। एज़ कम्पेयर टू दिस ग्लिसरॉल फैटी एसिड के साथ लिंक्ड होता है, यानी आर्किया में लिपिड ग्लिसरॉल और हाइड्रोकार्बन है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर क्या है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड है। नंबर थर्ड पॉइंट, सेल वॉल जो होती है आर्किया की, तो इसमें कोई पेप्टाइड और ग्लाइकिन नहीं होती, बल्कि यहाँ पे पॉलीसेकेराइड्स होते हैं और थोड़ी बहुत क्वांटिटी में प्योर प्रोटीन्स भी मौजूद है। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर सेल वॉल होती ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हम ये बात करते हैं कि जो मिथेनोजेंसिस है, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो कि मार्शेज़ में, मीडोज़ में ग्रो करते हैं, यानी ऐसी जगह जो कि दलदली इलाके होते हैं, वहाँ पे बेसिकली मीथेन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है उस दलदल में, इसी वजह से वहाँ से स्मेल भी आ रही होती है। ये बैक्टीरिया जब वहाँ पे मेटाबॉलिज्म करते हैं तो ये मीथेन भी बना लेते हैं, इस वजह से इनको हम मिथेनोजन ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और इस प्रोसेस को मिथेनोजेंसिस कहते हैं। नंबर फिफ्थ पॉइंट ये है कि आर्किया ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को यूज़ करते हैं और रिड्यूस करते हैं एलिमेंटल सल्फर को, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को, यानी ये चीज़ें यूटिलाइज़ कर लेते हैं ये। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि नॉन फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। और इसके अलावा फंक्शनल डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो वैसे तो टोटल जो आर्किया और बैक्टीरिया का जो जीन सीक्वेंस है वो 1500 है, ठीक है, कि 1500 जो जीन्स इनके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है।
लेकिन हम ये कहते हैं कि जो राइबोसोमल आरएनए होता है इस 1500 में से जो पोजीशन नंबर 910 है, यानी पोजीशन नंबर 910 के ऊपर अगर हम देखें तो यू बैक्टीरिया के केस में ये सीक्वेंस होता है AACUC, और वहाँ पे क्या होता है, आप देखें AAA के बाद CWAAG, यहाँ पे क्या है CU, ठीक है, और फिर उसके बाद CAAA, यहाँ पे देखें CU के बाद UAA और G। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस आ जाता है कि ये इनके अंदर जो है इस तरह से मौजूद होता है। इसके अलावा रिसर्चर्स कहते हैं कि अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं इनके राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस को, तो ये एक मेन पॉइंट है जहाँ से आपको पोजीशन नंबर 9-10 से आपको डिफरेंस मिल सकता है। और बहुत सारे ऐसी चीज़ें भी आर्के के अंदर हैं जो यूकैरियोट से सिमिलर हैं, जिससे ये पता चलता है कि आर्के ही यूकैरियोट के एंसेस्टर थे। यहाँ आपको टेबल पर एक डिफरेंस बताया गया कि अगर आप राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस की बात करते हैं तो यू बैक्टीरिया में क्या होता है, ये काफ़ी यूनिक है और आर्किया का यूकैरियोट से मिलता है। राइबोसोमल आरएनए के बाद हम कहते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज स्मॉल और सिंपल है, कॉम्प्लेक्स और सिमिलर टू यूकैरियोट। इंट्रॉन्स यानी नॉन कोडिंग पार्ट जो है ये एब्सेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट है कुछ जीन्स में। और जो एंटीबायोटिक्स हम यूज़ करते हैं क्लोरामफेनिकोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, यहाँ तो इनहिबिट कर देते हैं इसकी ग्रोथ को और बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, लेकिन आर्किया पे असर नहीं पड़ता क्योंकि आर्किया में तो पेप्टाइडोग्लाइकिन होती ही नहीं है, इस वजह से उस पर असर नहीं होता। यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकिन प्रेजेंट है, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स और जो होती है यानी पॉलीसेकेराइड और प्योर प्रोटीन्स होती हैं। लिपिड की अगर हम बात करें, यहाँ पे अनब्रांच चेन है और यहाँ पे क्या होती है, हाईली ब्रांच चेन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की चेन है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं और हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर लेते हैं। इसके अलावा अगर हम एक्सट्रीम कंडीशंस की बात कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से सबसे पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जहाँ से यूनिफाइंग फीचर से आपको आता है वो ये है, लिस्ट एनी 3 यूनिफाइंग फीचर्स ऑफ आर्किया। लिस्ट एनी 3 यूनिफाइंग फीचर्स ऑफ आर्किया। इसके बाद अगर हम आर्किया की हैबिटाट की बात करते हैं तो हमारे पास 3 तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, मिथेनोजेंस हैं, हेलोफाइल्स हैं और थर्मोएसिडोफाइल्स हैं। इन तीनों को हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम मिथेनोजेंस की तरफ चलते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जो मिथेनोजेंस यानी मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, मार्शेस में, स्वैम्प्स में ग्रो करते हैं या ह्यूमन के इंटेस्टाइन में भी रहते हैं, वहाँ पर ये फूड वगैरह से जो है कार्बन हाइड्रोजन को यूज़ करके मीथेन प्रोड्यूस करते हैं और अपने लिए एटीपी बना लेते हैं। और बायोगैस, मीथेन को बायोगैस भी कहते हैं। और इस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, मिथेनोबैक्टीरियम फॉर्मिकॉम, ठीक है। फॉर्मिकॉम का क्या मतलब है, बनाने वाला, फॉर्मेशन करने वाला, मेथेनोबैक्टीरियम फॉर्मिकॉम। और हेलोफाइल्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हाई सॉल्ट कंडीशन में ग्रो करते हैं, ठीक है, जहाँ पे जैसे फ़िश हो गए या मीट के ऊपर हो गया जहाँ पे सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है और बैक्टीरिया भी ग्रो नहीं कर सकता, तो आर्किया ग्रो करते हैं। हेलोफाइल्स होती हैं ये हाई सॉल्ट कंडीशन, जैसे कि होलोबैक्टीरियम, होलोबियम ग्रो करता है। थर्ड जो हमारे पास एसिडोफाइल, थर्मो एसिडोफाइल हैं, वो हाई टेम्परेचर और एसिड कंडीशन में एक्सट्रीमली हॉट एसिडिक एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं, जैसे हॉट वाटर स्प्रिंग, गीज़र, सबमरीन थर्मल वेंट्स हो गए, वोल्केनोज हो गए, जिसमें हमारे पास है पायरोलोबस फ्यूमराई, ठीक है, पायरोलोबस फ्यूमराई। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, लेकिन ये जो आपको नाम बताएं ये आपने लाजमी याद रखने हैं क्योंकि ये एमसीक्यूज़ के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो ये आता है, वाई आर्किया आर रिगार्डेड एज एक्सट्रीमोफाइल्स, एलिब्रेट योर आंसर विद एग्जांपल्स। वाई आर्किया आर रिगार्डेड एज एक्सट्रीमोफाइल्स, एलिब्रेट योर आंसर विद एग्जांपल्स। तो आपने बताना है कि इनको क्यों एक्सट्रीमोफाइल कहते हैं, यानी इस वजह से क्योंकि ये उस टाइम इवॉल्व हुए थे जब अर्थ की खुद की बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस थी, यानी पीछे जो हमने बात की वो, प्लस आपने इसमें से कोई से भी 2 एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन कर देना है। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन आपको इस टॉपिक में से ये आता है, ब्रीफली राइट अबाउट एनी 2 इम्पॉर्टेंट आर्किया बैक्टीरिया एंड ऑल्सो द एक्सट्रीम हैबिटाट इन विच दे आर प्रेजेंट, ठीक है। तो कोई सा भी आपने इसमें से लिख लेना है, और यानी कोई से भी 2। तो यहाँ पे हमारा जो है ना आर्किया का जो इंट्रोडक्शन है वो हमारा क्या होता है कि ऑलमोस्ट जो है ना वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है जी। इसके बाद अगर हम आते हैं तो हमारे पास बैक्टीरिया की इकोलॉजी और जो है इसके बाद जो है इसकी डाइवर्सिटी है। सो किंगडम प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करते हैं तो बैक्टीरिया जो है इनकी स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है और माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। डच साइंटिस्ट थे एंटोनी वैन लीवनहॉइक, जिन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया 1674 में सेल्फ मेड या सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप से। इन्होंने नाम दिया था एनिमलक्यूल्स का, लेकिन बाद में जो है क्रिश्चियन गॉटफ्रेड एरनबर्ग जो है, जिनको CG एरनबर्ग भी कहा जाता है, इन्होंने 1882 में इसका नाम दिया था बैक्टीरिया,
मीन्स स्मॉल स्टफ़, ठीक है। सो बैक्टीरिया का जो वर्ड है ये यूज़ किया जाता है, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है स्मॉल स्टफ़ यानी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अकरेंस की जहाँ तक बात है तो अकरेंस तो बहुत ही ज़्यादा इन्वायरमेंट के ऊपर ग्रो करते हैं, यानी हर जगह ये आपको मिलते हैं, चाहे डीप वाटर हो, चाहे लैंड है, चाहे रफ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, फूड सब्सटेंसेस हैं, कोई डेड मैटर है, हर जगह मौजूद होते हैं। बैक्टीरिया में जो है कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं, जिसमें फ्लैजेला मौजूद होता है जो कि इनको मूवमेंट में हेल्प करता है, फेवरेबल कंडीशन से बचाता है। पिलाई मौजूद होती हैं जो कि स्टिक करते हैं किसी सरफेस के साथ, रॉक वगैरह के साथ और या ह्यूमन इंटेस्टाइन के साथ। बैक्टीरिया एंडोस्पोर भी बनाते हैं। हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन में सेल डिसइंटीग्रेट कर जाता है, लेकिन एंडोस्पोर सर्वाइव करता है, स्ट्रोमा को वाटर वगैरह और न्यूट्रिएंट की शॉर्टेज, पॉइजन वगैरह से बचाता है इसको, और फिर फेवरेबल कंडीशन में ग्रो करके ये दोबारा से जो है अपनी ग्रोथ को रिज्यूम कर लेते हैं, यानी दोबारा ग्रो कर लेते हैं, ठीक है। एंडोस्पोर डोरमेंट स्ट्रक्चर होता है, सेंचुरीज से ये इसमें बनता आ रहा है। अनफेवरेबल कंडीशन को गुजारने के लिए, अनफेवरेबल कंडीशन को गुजारने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये डोरमेंट है, जैसे हमने ऊपर देखा कि लैक ऑफ वाटर यानी डिहाइड्रेशन के लिए, न्यूट्रिएंट लॉस के लिए, और हीट, कोल्ड और पॉइजन और किसी भी किस्म का इन्वायरमेंटल चेंज है तो एंडोस्पोर अगर बन जाता है तो बैक्टीरिया आराम से सर्वाइव कर लेगा और डोरमेंसी गुजार लेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो मैस होता है बैक्टीरियल, हम ये बात करते हैं कि ब्रांचिंग सेल चेन्स और फिलामेंट्स भी होती हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया के, यू बैक्टीरिया का एक ऐसा ग्रुप है जो बहुत ही एक्सटेंसिव ग्रो करते, जिसको हम एक्टिनोमाइसीट कहते हैं, ठीक है। एक्टिनोमाइसीट ये बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है जिसकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेज हैं और इसको देखने से ऐसा लगता है कि शायद कोई फंजाई है, लेकिन ऐसा नहीं है, एक्टिनोमाइसीट बैक्टीरिया होता है। ये याद रखना है। सॉइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस के लिए जो है ना, ये सॉइल पार्टिकल से आप ये समझ सकते हैं कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि सॉइल के ऊपर इस वजह से ग्रो करते हैं क्योंकि वहाँ से न्यूट्रिएंट और इम्पॉर्टेंट मटेरियल जो है वो लेते रहते हैं। इकोलॉजी और ये जो है ये तो बेसिकली एक इंट्रोडक्शन है। आपने ये वाला जो पैराग्राफ है वो एमसीक्यूज़ के लिए कर लेना है और इस पैराग्राफ को जस्ट आपने रीड आउट करना है, ताकि अगर कोई एमसीक्यू यहाँ से आता है तो आपने ये दोनों पैराग्राफ जस्ट एमसीक्यूज़ के लिए एक दफ़ा अच्छी तरह से समझ लेने हैं। ऊपर वाला पैराग्राफ हमने शॉर्ट क्वेश्चन 2 वहाँ से करने हैं तो वो आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं अगर अपने जो है ना साइनोबैक्टीरिया के ऊपर। तो साइनोबैक्टीरिया जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी बैक्टीरिया के साथ जो है काफ़ी रिजेम्बलेंसेस होती हैं। तो जहाँ कुछ पॉइंट्स मिसिंग है मैं आपको बता देती हूँ, आप यहाँ से नोट कर लें। साइनोबैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं तो साइनोबैक्टीरिया ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में आते हैं। ये डैम्प मॉइस्ट शैडी प्लेसेस पर रहते हैं, कुछ फ्री लिविंग होते हैं, कुछ सिम्बियोटिक एसोसिएशन के अंदर जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, और कुछ एपिफाइटिक है यानी प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं। नंबर 4, साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होती है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की तरह की होती है। नंबर 5, ये यूनिसेलुलर होती हैं, सॉलिटरी भी होते हैं, कुछ फिलामेंट्स ये की फॉर्म में बनते हैं। नंबर 6, कुछ बिल्कुल लीनियर रो में अरेंज होते हैं और बाहर जो है म्यूसिलेज रिलीज़ करके शीट बना लेते हैं जिसको हम ट्राइकोम कहते हैं। फॉर एग्जांपल एनाबीना है, नॉस्टोक है, ठीक है। नंबर 6 पॉइंट हमारे पास आता है कि फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके अंदर जो है वो बिल्कुल इनकी फोटोसिंथेसिस प्लांट्स की तरह होती है क्योंकि में क्लोरोफिल ए मौजूद होता है। फाइकोब्लिन्स होती हैं। अच्छा, फाइकोब्लिन एक ऐसी एक्सेसरी पिगमेंट होती है जिसमें एक ख़ास है जिसको फाइकोसाइनिन कहते हैं। ये ब्लू कलर की पिगमेंट होती है फाइकोसाइनिन, जो कि इनके अंदर मौजूद होती है, और इसी वजह से इनको हम ब्लू ग्रीन एलजी का नाम देते हैं क्योंकि इनकी जो ब्रांचिंग होती है ना, जैसे आपको नीचे स्क्रीन पर नज़र भी आ रही है एनाबीना की, इनको देख के लगता है कि शायद कोई जो है ना एलजी ग्रो कर रही है क्योंकि कलर ग्रीन है और ग्रोथ भी बिल्कुल एलजी की तरह दिखाते हैं, देखने में ऐसा लगता है। और ब्लू कलर की पिगमेंट है फाइकोसाइनिन, तो इस वजह से इसको फाइकोसाइनिन की पिगमेंट और इस ब्रांचिंग सिस्टम की वजह से हम कहते हैं कि ब्लू ग्रीन एलजी है, ठीक है जी। और ये आपने याद रखना है कि साइनोबैक्टीरिया आर द वेरी फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस ऑक्सीजन ऑन लैंड, कि अर्थ के इन्वायरमेंट के ऊपर सबसे पहले ऑर्गेनिज्म जिन्होंने ऑक्सीजन प्रोड्यूस की थी वो साइनोबैक्टीरिया थे। फिर उसके बाद हम यहाँ से देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स के, अगर आप इनकी बात करते हैं कि ये एंडोस्पोर भी बना लेती हैं और न्यूक्लियर डिवीजन जो होती है इन ऑर्गेनिज्म की अगर यहाँ से इनके हम न्यूक्लियर डिवीजन के हवाले से बात करते हैं तो बेसिकली ये ऑर्गेनिज्म जो हैं नॉस्टॉक और एनाबीना वगैरह, तो ये क्या करते हैं कि ईज़िली एंडोस्पोर जो है वहाँ से न्यूक्लियर डिवीजन करके फिलामेंट को दोबारा ग्रो करवा लेगा और बिल्कुल वैसे ही ग्रो करेगा जैसे एक ऑर्गेनिज्म मतलब नॉर्मली ग्रो कर रहा होता है।
और इसके अलावा 1/3 ऑफ बैक्टीरिया जो है इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि हेट्रोसिस्ट नाम का एक स्ट्रक्चर होता है, यानी ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसकी बात हम कर रहे हैं। थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो है ना एबिलिटीज़ होती हैं, ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना रोल प्ले करता है। पाकिस्तान में जो स्पीशीज़ पाई जाती हैं एनाबीना है, नॉस्टॉक है, जो ज़्यादातर सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ये आपको एनाबीना दिखाया गया है। इसका भी अगर आप हेट्रोसिस्ट देखें तो ये आपको जो है मैं एक दफ़ा क्लियर कर देती हूँ कि ये एनाबीना बना हुआ है, ठीक है, और इसका हेट्रोसिस्ट ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, या ये नज़र आ रहा है या ये नज़र आ रहा है येलो डॉट्स। और ये जो है ना ये किसका है ना जो है नॉस्टॉक का हेट्रोसिस्ट मौजूद है। हेट्रोसिस्ट होता क्या है? हेट्रोसिस्ट बेसिकली एक थिक स्ट्रक्चर होता है, एक थिक सेल होता है जिसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन की एबिलिटी होती है और ये बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया के लिए नाइट्रोजन को फिक्स करता है ये, और कोई एक्टिविटी नहीं करता, ना रिप्रोडक्शन करता है, ना सेलुलर एक्टिविटीज़ करता है। इसका काम ही यही है कि इससे नाइट्रोजन फिक्सेशन करनी है और इस वजह से इसको हम हेट्रोसिस्ट का नाम देते हैं। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला फ़र्क तो यहाँ पे ये आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस विद रिस्पेक्ट टू बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। या क्वेश्चन आप यूँ भी लिख सकते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस में क्या फ़र्क होता है। आंसर यही बनेगा फोटोसिंथेसिस वाले पैराग्राफ से कि जो बैक्टीरिया होते हैं इनके अंदर बैक्टीरिया क्लोरोफिल मौजूद होती है और उसकी ख़ास बात ये है कि वो साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स होती है। लेकिन अगर आप बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की तो यहाँ पे ये बिल्कुल प्लांट्स की तरह की फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल ए होती है, फाइकोबिन होती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, वाटर को यूज़ करती हैं हाइड्रोजन डोनर के तौर पर। इनमें दोनों फोटो सिस्टम होते हैं और ये एनर्जी को भी हार्वेस्ट करते हैं, ऑक्सीजन को भी रिलीज़ करते हैं, यानी इनकी फोटोसिंथेसिस बिल्कुल वैसे जैसे प्लांट की होती है। बट एज़ कम्पेयर टू दैम अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो वहाँ पर वो हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करता है एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड सल्फ़र। वहाँ पे वाटर इस्तेमाल नहीं होता। दूसरी बात वहाँ पे फोटो सिस्टम भी नहीं होते। तीसरी बात वहाँ पे जो है बैक्टीरियो क्लोरोफिल होती है जो फ्रीली डिस्पर्स्ड होती है। और नंबर 4 के वहाँ पे इतना ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं होता। तो इस तरह से आप इसके डिफरेंस मैनेज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको सर्च भी कर सकते हैं गूगल से, तो आपको बाकायदा पॉइंट्स बहुत अच्छे से मिल जाएंगे जो आप इसमें लिख सकते हैं। यहाँ से आपको एक और शॉर्ट क्वेश्चन आता है, हाउ बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया रिजेंबल टू यूकैरियोट्स इन रिलेशन टू फोटोसिंथेसिस। ठीक है, हाउ साइनोबैक्टीरिया रिजेंबल टू यूकैरियोट्स इन रिलेशन टू फोटोसिंथेसिस। तो यही चीज़ थोड़ा उन्होंने घुमा के पूछी है। आपने यही बताना है कि साइनोबैक्टीरिया यूकैरियोट्स से फोटोसिंथेसिस में इसलिए रिजेंबल करते हैं क्योंकि इनके अंदर हमने पहली बात की है कि इनमें जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के लिए जो है वो क्लोरोफिल ए मौजूद होती है। दूसरी बात क्या है कि इनके अंदर जो है दोनों फोटो सिस्टम काम करती हैं। तीसरी बात ये है कि इनके अंदर जो है वो वाटर भी यूज़ होता है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज़ होती है फोटोसिंथेसिस में। और नंबर 4 पॉइंट क्या है कि ये ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। इनका भी रिज़र्व फूड मटेरियल स्टार्च की फॉर्म में होता है। तो बिल्कुल ये प्लांट्स की तरह, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्लांट्स की तरह फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये रिजेंबलेंस आ जाती है जी। यहाँ पे हमारा आज का जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था बैक्टीरिया के हवाले से वो कंप्लीट होता है। अब आपने करना ये है कि इस लेक्चर को अच्छी तरह से सुनना है, क्योंकि इसमें हमने आर्के के हवाले से डिस्कशन की है, फिर उसके बाद हमने जो है साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया की डिस्कशन की है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो एसोसिएटेड शॉर्ट क्वेश्चन बताए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके 90% चांसेस होते हैं कि पेपर में वो आते हैं, तो आपने वो ज़रूर नोट करने हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के लिए ज़रूरी है कि आप इसको थॉरली पढ़ें, समझें और होपफुली कि आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी बायो का टॉपिक जो है वो समझ नहीं आता बुक से या किसी और हेल्पिंग मटेरियल से, तो आप कमेंट सेक्शन में टॉपिक का नाम लिख सकते हैं। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना के आपकी आसानी के लिए अपलोड कर दूं, ताकि वहाँ से भी आप इज़िली अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया सो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू फॉर एग्ज़ाम्स।